ओम श्री गण गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी श्री राम भक्त हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम का की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान रख, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो सेंटर में। आज का दैनिक पंचांग लेकर आपके समक्ष उपस्थित। यह नित्य की भांति 5 भागों में है और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं वह ऋत पंचांग से लिए गए हैं, छवि गूगल से ली गई है तथा यह प्रस्तुति आप तक हम YouTube के माध्यम और सौजन्य से सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ हो रहे हैं। दैनिक पंचांग हम 5 भागों में नित्य लिए लेकर आते हैं और आपके सुझाव के अनुसार इसका लघु पंचांग भी हम प्रतिदिन, दैनिक पंचांग 5 भागों में होता है, लघु पंचांग केवल एक भाग में, वह भी हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं। साथ ही आपके सुझाव के अनुसार अंक ज्योतिष पर अंग्रेजी में अलग प्रस्तुति होती है। तो चलते हैं दैनिक पंचांग के पहले भाग में, जो पंचांग, मुहूर्त तथा ग्रहों की भूत आकाशीय स्थिति पर इसका जिक्र है। स्वागत है आपका पहले भाग में। दिनांक 29 अप्रैल 2025, माह वैशाख, शुक्ल पक्ष, शाका संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलयुग का 5126वां वर्ष। सूर्योदय 5:15 पर, सूर्यास्त 6:19 पर, सनराइज 5:15 AM, सनसेट 6:19 PM। दिशा शूल उत्तर है, फिर भी उस दिशा में यदि यात्रा करना पड़े तो गुड़ का सेवन कर यात्रा में शुभता लाए। दिनवार मंगलवार, और ये पंचांग के 5वां अंक हम बता रहे हैं। पंचांग के 5वां अंक, दिन वार मंगलवार, तिथि संध्या 5:21 तक द्वितीया, उसके बाद तृतीया, नक्षत्र रात्रि 6:47 तक कृतिका, उसके बाद रोहिणी, योग अपराह्न 3:54 तक सौभाग्य, उसके बाद शोभन, करण प्रातः 7:19 तक बालव और तत्पश्चात 5:31 तक कौलव, संध्या संध्या के 5:31 तक कौलव और तत्पश्चात तैतिल। ये रहे हमारे पंचांग के 5वां अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व ये देखते हैं कि गौरी का भोलेनाथ की अर्थवास कहाँ है। तो भोलेनाथ जब तक द्वितीय तिथि है शुक्ल पक्ष का, यानी संध्या 5:31 तक वे गौरी के सानिध्य में है, जो सुखद है, और उस तत्पश्चात वे सभा में है, जो शुभ नहीं है। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:21 से 12:13 तक, अमृत काल संध्या 4:40 से 6:04 तक, त्रिपुष्कर जो प्रातः 5:15 से 5:31 तक, सर्वार्थ सिद्धि जो प्रातः 5:15 से संध्या 6:47 तक, और विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:50 तक, गोधूली विलय संध्या 6:18 से 6:40 तक, निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:25 से मध्य रात्रि 0:08 तक। तो ये निशिता मुहूर्त देर रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक, साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए अति शुभ मुहूर्त हुआ करते हैं। जिस प्रकार दिन का अभिजीत मुहूर्त, जब कोई भी मुहूर्त नहीं हो तो अभिजीत मुहूर्त में काम कर सकते हैं, उसी तरह निशिता मुहूर्त देर रात्रि में पूजा पाठ, जब तक, तंत्र मंत्र, साधना आदि करने के लिए उपयुक्त होते हैं, शुभ होते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल अपराह्न 3:03 से 4:41 तक, गुलिक काल दिन के 11:47 से अपराह्न 1:25 तक, यमगंड प्रातः 8:31 से दिन के 10:09 तक, और वर्ज मुहूर्त प्रातः 8:12 से 9:37 प्रातः तक। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त।
ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें तो स्थानीय समय पटना के 5 बजे प्रातः का है। तो कल के जो ग्रह की जो राशि स्थिति थी उस वही है। केवल वृषभ राशि में चंद्रदेव आ चुके हैं और आज किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं है। इस प्रकार सूर्यदेव मेष राशि में, चंद्रदेव वृषभ राशि में, मंगल देव कर्क राशि में, बुध देव मीन राशि में, बृहस्पति देव वृषभ राशि में, शुक्र देव मीन राशि में, शनि देव मीन राशि में, राहु देव मीन राशि में और केतु देव कन्या राशि में। इस प्रकार बृहस्पति और शुक्र का आपस में राशि परिवर्तन, क्योंकि बृहस्पति देव वृषभ राशि में है जिसके स्वामी शुक्र हुआ करते हैं, और शुक्र देव मीन राशि में है जिसके स्वामी बृहस्पति देव हुआ करते हैं। इस प्रकार यदि देखें तो मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 1 ग्रह, सम राशि में 5 ग्रह हैं और स्व राशि में कोई भी ग्रह नहीं है। शक्ति राशि के अनुसार यदि देखा जाए तो बृहस्पति की राशि में सब ज्यादा ग्रह हैं, 4 ग्रह हैं। शुक्र की राशि में 2 ग्रह हैं और सूर्य तथा शनि को छोड़कर शेष ग्रहों की राशि में एक एक ग्रह। ग्रहों और नक्षत्र का संबंध देखें तो सूर्य देव भरणी नक्षत्र में, चंद्रदेव कृतिका के नक्षत्र में आ गए जो कि सूर्य का है। इस प्रकार आज मित्र नक्षत्र में 4 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह, स्व नक्षत्र में एक ग्रह जो कि बुध देव है। राहु केतु चंद्र ये स्वतंत्र ग्रह हैं क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। इस प्रकार देखा जाए तो सूर्य देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, बृहस्पति देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, शनि देव के नक्षत्र में 2 ग्रह हैं और राहु केतु चंद्रमा को छोड़कर शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। तो ये रहे हमारे पहले भाग की प्रस्तुति। यदि शक्ति के अनुसार देखें तो सूर्य देव फलदायी है, चंद्रदेव थोड़ा कमजोर है, मंगल देव फलदायी है, बुध देव भी फलदायी है और शुक्र देव और शनि देव क्रमशः राहु देव कमजोर है। तो ये रहे हमारे दैनिक पंचांग के पहले भाग की प्रस्तुति। अब हम आपको दूसरे भाग में ले चलते हैं जो जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के स्वामी के अनुसार कैसा फल होने की संभावना है। स्वागत है आपका दूसरे भाग में। यह दैनिक पंचांग का दूसरा भाग जिसे हम ताराबलन कहते हैं, चंद्रमा के गोचर के अनुसार इसे ताराबल कहा जाता है। वही इसे इस पद्धति को नवतारा चक्र कहा जाता है। ताराबल केवल गोचर की स्थिति को देखते हैं, जबकि नवतारा चक्र जातक का जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के स्वामी के अनुसार जिंदगी में आने वाली घटनाओं, दशा महादशा का फल, विभिन्न संबंध आदि के लिए हम देखा करते हैं और इसकी उपयोगिता को देखते हुए, क्योंकि यह बहुत अच्छी पद्धति है, सटीक है, इसलिए इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने एक वीडियो डाला है नवतारा चक्र। साथ ही साथ आपका सुझाव आया था और उस सुझाव के अनुरूप, क्योंकि उस नवतारा चक्र पर हमने जो वीडियो डाला था उसमें के बाद उसको सुझाव आए कि प्रैक्टिकल वीडियो कुछ डाला जाए, प्रैक्टिकल चार्ट पर या प्रैक्टिकल बताकर कि कैसे हम नवतारा चक्र बनाते हैं, और उस पर हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया है। आशा करते हैं कि वह उपयोगी होगा, उसे जरूर देखें और साथ ही साथ साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के बीच,
ताकि उनके जीवन में भी शुभता बनी रहे। तो आज संक्षेप में बता दें कि कुल 27 नक्षत्र हुआ करते हैं, और 27 नक्षत्र में चूंकि ग्रहों के मान नक्षत्र हुआ करते हैं, यानी ग्रह नक्षत्र के अनुसार ही परिणाम देते हैं, इसलिए 27 नक्षत्रों का जो समूह है उसे 3 भागों में बांटा गया। क्योंकि 27 नक्षत्र हैं और हमारे पास 9 ही ग्रह हैं, इसलिए 3 समूह में उनको अलग श्रेणी में बांटा गया। पहला 1 से 9वां नक्षत्र, दूसरा 10वां से 18वां, और तीसरा 19वां से 27वां नक्षत्र। और इस प्रकार ग्रहों की सूची जो बनी वो महादशा के अनुसार बनी, जो केतु से आरंभ होता है, बुध पर समाप्त होता है। और इस प्रकार पहला जो जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वो नक्षत्र स्वामी, पहला जो समूह बना, पहला नक्षत्र, 10वां नक्षत्र और 19वां नक्षत्र, उसका स्वामित्व केतु को दिया गया, जो कि पहला ग्रह है। और इसी तरह से 9वां, 18वां, 27वां का नक्षत्र स्वामित्व बुध देव को दिया गया। फलित निकालने हेतु जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के स्वामी से गिनती आरंभ होती है, वह पहला ग्रह होता है। और वहां से ये पहला ग्रह मिश्रित फल देते हैं, शुभ और अशुभ दोनों देते हैं। वहां से तीसरा, 5वां, 7वां जो ग्रह होते हैं वे पीड़ादायक होते हैं, अशुभता देते हैं। 7वां ज्यादा पीड़ादायक होते हैं, उनका नाम ही है नैथन। वही दूसरा, चौथा, छठा, 8वां, 9वां ये शुभ फलदायी होते हैं। 8वां, 9वां विशेष रूप से शुभ फलदायी होते हैं, नाम भी है उनका मित्र और अति। तो इस प्रकार हम यदि देखें आज का एक जो गोचर है चंद्रमा का, तो 6:47 तक चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में रहे, और उसके बाद वे रोहिणी में जा रहे। तो जो जातक का जन्म किसी भी जिस नक्षत्र में हुआ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में यह देखा है कि उसे क्या फल मिल रहा है। उदाहरण स्वरूप यदि हम देखना चाहें यदि हम देखना चाहें तो मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म मृगशिरा, चित्रा या श्रविष्ठा में हुआ हो, तो उसके लिए 6:47 तक मित्र, ये देखें कि 6:47 तक मित्र और उसके बाद अति मित्र होते हैं। ये इनका परिणाम होता है। वहीं यदि कहें किसी जातक का जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ है, तो ये देखिए कृतिका नक्षत्र में रोहिणी, जब तक रोहिणी में है, कृतिका में है, तब तक जन्म नक्षत्र में होता है, और उसके बाद संपत नक्षत्र आता है। इसी तरह से हम तीसरा से उदाहरण ले सकते हैं। किसी जातक का जन्म पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भद्रापद में हुआ है, तो जो पहला 6:47 संध्या तक साधक का है, यानी शुभ है, उसके बाद ज्यादा अशुभता है, तो इस समय वाहन वगैरह चलाने में सावधानी बरतें। तो ये रहे हमारे इस तरह से देखने की विधि। इस तरह से हम विधि देख सकते हैं कि इस रो में हमारा जो कॉलम है, ये जो कॉलम बनता है, इस कॉलम से हम जिसमें भी हो उसको ऐड, उससे रिलेट करते हैं, और तब जो है हम फल देखते हैं। तो ये रहे हमारे द्वितीय भाग की प्रस्तुति। 9 तारा चक्र और तारा बल बहुत ही उपयोगी है। आप में हमारे वीडियो को जरूर देखें, और देखने के बाद
हमारा विश्वास है कि आप इसे अधिक यूज करने लगेंगे, प्रयोग में लाएंगे, क्योंकि यह सब बहुत ही सटीक फल हमने देखा है। क्योंकि ग्रहों के मन नक्षत्रीय हुआ करते हैं, इसलिए नक्षत्र से कोई भी परिणाम देखने में, चाहे दशा गोचर को हो, दशा का हो, महादशा का हो, अंतरदशा का हो, या फिर अन्य गोचर फल हो, इससे हम शुभ फल देख सकते हैं। और इसी के अनुसार यदि अन्य ग्रहों का गोचर भी हम देखें तो उसी तरह से हम गोचर देख सकते हैं। तो ये रहे आज का हमारे दूसरे भाग की प्रस्तुति। तीसरे भाग में हम आपको ले चलते हैं, जो कि चंद्रमा जिस राशि में है आपके, उस राशि के अनुसार आज कैसा फल होने की संभावना है। क्योंकि चंद्रमा वृषभ राशि में है और वृषभ राशि में ही रहेगी, तो आपका जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है, जिस राशि में हुआ है, उदाहरण स्वरूप किसी जातक का जन्म यदि सिंह राशि में है तो दिन उनका उत्तम होने की संभावना है। वृश्चिक राशि में है तो भी दिन उत्तम होने की संभावना है। किंतु कुंभ राशि में है तो दिन थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। तो ये हमारे चंद्र बल को कहते हैं। यह जन्म पत्रिका में चंद्रमा नक्षत्र में होते हैं, जिस जिस राशि में होते हैं उसके अनुसार हम इस फल को देखते हैं। तो ये रहे हमारे दैनिक पंचांग के तीसरे भाग की प्रस्तुति। चौथे भाग में आपको ले चलते हैं, जो चौघड़िया मुहूर्त ज्योतिष पर है। यह चौघड़िया ज्योतिष दिन का चौघड़िया अलग होता है, रात्रि का चौघड़िया अलग हुआ करता है। कुल 8 प्रहर होते हैं, दिन के 8 प्रहर रात के होते हैं। और इस तरह से चौघड़िया ज्योतिष जो है मुहूर्त निकला रहता है, कि चूंकि 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं। लेकिन साप्ताहिक दिनों से संबंधित चूंकि इनका होता है, इसलिए 7 चौघड़िया का ही नामकरण हुआ। और 8वां चौघड़िया जो आरंभ का चौघड़िया है वही अंतिम चौघड़िया हुआ करता है, चाहे दिन का या रात का। चौघड़िया की उपयोगिता बहुत ज्यादा है। इसी के मद्देनजर, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में और यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी में हमने वीडियो डाला है। आपके लिए उपयोगी होगा, उसको जरूर पढ़ें। क्योंकि उसे चौघड़िया को अगर समझ लिया जाए एक बार, तो याद भी हमेशा रहेगा और आप सही उपयोग कर शुभता ला सकते हैं। और यदि जब आप सही उपयोग कर सकेंगे तो फिर मित्र परिजन और आपके शुभेच्छुजन को भी आप उनके जीवन में शुभता ला सकते हैं। तो यह किसी कार्य से संबंधित है। यदि कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करने जा रहा हो, कोई मुहूर्त नहीं देखना चाहे, तो कम से कम यह चौघड़िया मुहूर्त जरूर देखना चाहिए। क्योंकि 7 चौघड़िया होते हैं और सप्ताह के 7 दिन से इनका संबंध है। और सातों दिन का स्वामी 7 ग्रह अलग अलग होते हैं, और वे ग्रह एक निश्चित कार्य करने के लिए अधिकृत होते हैं। इसलिए कहें हम कि प्रत्येक चौघड़िया कुछ विशेष कार्य करने के लिए, विशेष प्रयोजन के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो ये रहे चौघड़िया पर एक संक्षिप्त व्याख्या। आज का चौघड़िया देखें। हाँ, चौघड़िया को देखते समय जब उपयोग करते हैं तो यह जरूर सुनिश्चित कर लेते हैं कि दिन का जो चौघड़िया होता है वह वार वेला, काल वेला और राहु काल से ग्रसित हो सकता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित हो सकता है। ऐसा चौघड़िया जो कोई स्थूलता से अधिव्याप्त हो, उस चौघड़िया का त्याग देना चाहिए, वह चौघड़िया का उपयोग नहीं करना चाहिए। नहीं तो अशुभता कम, अशुभता ज्यादा, शुभता कम हो सकती है। तो ये आज का चौघड़िया देखें। चूंकि दिन मंगलवार है, इसलिए रूप चौघड़िया से आरंभ होता है। मंगल का चौघड़िया जो है दुश्मन को परास्त करने के लिए उपयोगी होता है। और दुश्मन केवल ये नहीं है कि जिससे हमारा बैटलफील्ड में हो, युद्ध के मैदान में हो, बल्कि हमारे कंपटीटर भी हमारे दुश्मन हुआ करते हैं, उनके लिए भी यही चौघड़िया का उपयोग होता है। उद्वेग चौघड़िया सूर्य से संबंधित है, जो सरकारी कार्यों से संबंध रखता है। और इसी प्रकार लाभ चौघड़िया विद्या लाभ से है, जो बुद्ध से संबंध रखते हैं। अमृत चौघड़िया
चंद्रमा से संबंध रखते हैं और ये सभी कार्यों के लिए उत्तम है। तो आज का चौघड़िया देखें। आज का चौघड़िया उदय चौघड़िया वारवेला से, काल चौघड़िया कालवेला से और शुभ चौघड़िया राहु काल से ग्रसित है। दिन का ये चौघड़िया त्याग देना चाहिए, वही रात का चौघड़िया शुभ चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित है, उसे भी त्याग देना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में शुभता बनी रहे। हम जिस कार्य को लेकर आगे बढ़े वह कार्य हो और शुभ संदेश लेकर आए तो वह कार्य, उसमें शुभता ज्यादा भरा हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम चौथे भाग की प्रस्तुति समाप्त करते हैं। ले चलते हैं आपको पांचवें भाग में, जो अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। तो अंक ज्योतिष में, इसमें हमने पिछले वीडियो में भी बताया है कि अंक ज्योतिष में जब भी हम कार्य करते हैं तो अंकों को एकल अंक बना लेते हैं, जो कि 1 से 9 तक हुआ करता है। शून्य अंक को हम उपयोग में नहीं लाते, क्योंकि वह अनंत को दर्शाता है। और अंक ज्योतिष में दो अंक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, एक जन्म तिथि का टोटल और दूसरा जन्म तिथि माह और वर्ष का टोटल का योग एकल अंक में परिवर्तित। 1 से 9 अंक ये हम प्रयोग में लेते हैं अंक ज्योतिष में। और पांचवा अंक जो होता है वो मध्य का अंक होता है, बैलेंस अंक कहा जाता है। अंक ज्योतिष में अगर एक से ज्यादा अंकों का समूह आता है तो उसमें प्रयुक्त के सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक बना लेते हैं। और यदि यह अक्षर में कुछ है, शब्द में कुछ है, तो शब्द में जो अक्षर प्रयुक्त हुए हैं उनका जो अंकीय मूल्य है उससे परिवर्तित कर उस शब्द को, और फिर उनमें परिणाम स्वरूप जो अंक आए उस अंकों को जोड़कर एकल अंक बनाते हैं। और तब सामंजस्य देखते हैं कि जन्म तिथि का योग जिसे मूलांक कहा जाता है और जन्म तिथि वर्ष और माह का योग जिसे भाग्यांक कहा जाता है, उससे कैसा संबंध है उस अंक का। और यदि अशुभता है तो फिर कुछ उसमें सुधार करने की सलाह अंक ज्योतिष शास्त्र में दिया करते हैं। आज का अंक देखें, 29 तारीख। 29 को योग करें तो 11 होता है, 11 को पुनर्योग करें तो 2 होता है। उसी तरह 29/4/2025 को एक अंक अगर हम परिवर्तित करते हैं तो 6 होता है। 2 और 6 का संबंध शुभ भरा होता है, और किंतु 3 के साथ 3 और 6 का संबंध अच्छा नहीं होता। उसी तरह से 6 और 9 का संबंध शत्रुता का होता है। तो आज का 6 अंक विभिन्न मूलांक वाले जातकों के लिए कैसा परिणाम दे रहे हैं, चलिए उसे देखते हैं। जिस जातक का जन्म 1/10/1928 को हुआ है उसका मूलांक 1 बनता है, सूर्यदेव उनके स्वामी बनते हैं, दिन उत्तम होने की संभावना है। 1 और 6 का मित्र का संबंध है, 3.5 स्टार मिल रहे हैं, 80 से 90% सफलता का दर है और दिन उत्तम होने की संभावना है। जिस जातक का जन्म 2/11/2029 को हुआ है किसी भी माह का, 2 मूलांक बनता है, चंद्रदेव जी के स्वामी बनते हैं, दिन सामान्य होने की संभावना है, क्योंकि 2 और 6 का संबंध तटस्थता का है, मित्रता का नहीं है। 2.5 स्टार मिल रहे हैं और 40% सफलता का दर होने की संभावना है। यदि जातक मीडिया या वाद में कहीं संचार माध्यम से जुड़ा हो तो यह उसके लिए लाभदायी होता है। 3/12/2130 को जन्मे जातक बृहस्पति देव जिनके स्वामी बनते हैं, दिन सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि 3 और 6 का संबंध या 6 और 3 का संबंध आपस में अति शत्रुता का है, इसलिए शून्य स्कोर मिल रहा है और सावधान रहने के संकेत मिल रहे हैं।
4, 13, 22, 31 तारीख को जन्मे जाते हैं किसी भी माह के। 4 मूलांक बनता है, राहु देव जिनके स्वामी होते हैं। दिन उत्तम होने की संभावना है। 4 और 6 का संबंध आपस में मित्रता का है। 3 स्टार मिल रहे हैं। 90% सफलता का दर होने की संभावना है। और यदि जातक मीडिया या एक्टिंग वगैरह से है तो और शुभ होने की संभावना है। 5, 14, 23 तारीख को जन्मे जातक, 5 मूलांक है, बुध देव इनके स्वामी हैं। दिन उत्तम होने की संभावना है और 5 और 6 का संबंध आपस में मित्रता का है। 3.5 स्टार मिल रहे हैं। 90 से 100% सफलता का दर होने की संभावना है। और यदि जातक शिक्षा से संबंध रखता है तो सफलता और कम हो सकती है। लेकिन ग्लैमर से संबंधित कार्य से यदि संबंध रखता है तो फिर सफलता का दर और बढ़ सकता है। 6 मूलांक वाले जिनका जन्म तिथि 6, 15, 24 तारीख को किसी भी माह का हुआ होता है, 6 मूलांक बनते हैं इनके, शुक्रदेव उनके स्वामी होते हैं। दिन उत्तम होने की संभावना है। 4 स्टार मिल रहे हैं। 70% सफलता का दर होने की संभावना है। 7 मूलांक वाले 7, 16, 25 तारीख जिनका जन्म होता है, तो किसी भी माह का 7 मूलांक बनता है। केतु देव इनके स्वामी होते हैं। दिन उत्तम होने की संभावना है। और 7 और 6 का संबंध मित्रता का है। 80 से 100% सफलता का दर है। यदि वह स्पोर्ट्स जैसे कार्यों से संबंध रखते हैं 7 मूलांक वाले, तो सफलता का दर और भी बढ़ने की संभावना है। 8 मूलांक वाले 8, 17, 26 तारीख जिनका जन्म है, मित्रता का आपस में संबंध है। 3 स्टार मिल रहे हैं। और 80 से 90% सफलता का दर होने की संभावना है। यदि जातक लॉ, कानून या मीडिया से संबंध हो तो दिन सफलता का जो प्रतिशत है वह बढ़ सकता है। अंत में 9, 18, 27 तारीख को जन्मे जातक 9 मूलांक वाले मंगल देव जिनके स्वामी बनते हैं। दिन उतना अच्छा नहीं हो सकता है क्योंकि 9 और 6 का संबंध शत्रुता का है। 3 स्टार जरूर मिल रहे हैं। 30% सफलता का दर होने की संभावना है। और यदि मीडिया से संबंध रखें तो ज्यादा फल का जो ये सक्सेस रेट है वो बढ़ सकता है। किंतु साथ ही साथ कंट्रोवर्सी से बचना होगा। तो ये रहे हमारे आज के दैनिक पंचांग की प्रस्तुति। आप हमसे बने रहे और धैर्यपूर्वक सुनते रहे, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और यह प्रस्तुति हम YouTube के माध्यम से लाए हैं, इसलिए यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बटन को दबा दीजिए और अपने मित्रों, परिजनों, शुभेच्छुओं से साझा जरूर करें इस प्रस्तुति को, ताकि उनके जीवन में विशुद्धता का कुछ अंश का प्रसार हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं आपसे। और अंत में आपका सुझाव के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि सुझाव जरूर दें। और इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। कल फिर दैनिक पंचांग की नई प्रस्तुति के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।